प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज हम जयप्रकाश नारायण का अध्ययन करेंगे, जिन्हें लोकतंत्र और समाजवाद के मौलिक व्याख्याकार के रूप में जाना जाता है। और उनके जीवन दर्शन पर मार्क्स व गांधी जैसे विचारकों का और पूर्व पश्चिम की दार्शनिक पृष्ठभूमि का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। गांधी जी का प्रभाव उन पर रहा। 1919 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की घोषणा के बाद देश में जब गांधी जी के इस आंदोलन की लहर चल पड़ी थी, जयप्रकाश ने भी अपने साथियों के साथ कॉलेज छोड़ा था और स्वराज के आंदोलन में कूद पड़े थे। वे पटना कॉलेज में विज्ञान के छात्र के रूप में उन्होंने प्रवेश लिया था और उसके बाद वो गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों में भागीदार रहे। अमेरिका में अध्ययन के दौरान भी अपने शिक्षकों और सहपाठियों पर अपनी विलक्षण मेधा का उन्होंने प्रभाव छोड़ा था। असहयोग आंदोलन में जुड़ने के बाद खादी पहनना भी प्रारंभ किया। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में गांधी जी के साथ भाग लेते हुए उन्नीस सौ 1953 में भूदान आंदोलन कार्यक्रम विनोबा भावे के साथ यात्राएं भी की और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भारत में भूमि के समान वितरण की समस्याओं का प्रभावी हल सिद्ध हो सकता है। 1953 में उन्होंने जनता में प्रकाशित ए प्ली फॉर गांधी में समाजवादियों को साम्यवाद और समाजवाद की सफलताओं को समझने का सुझाव दिया। उनके व्यक्तित्व पर संस्कार व पारिवारिक वातावरण का प्रभाव था। प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी हुई थी पटना कॉलेजिएट में, उसका और बाद में जब वो पढ़े उस सारे वातावरण का उनका प्रभाव था। अध्ययन करने में उन्होंने श्रीमद् भागवत का भी व्यक्तित्व पर निर्णायक प्रभाव पड़ा और सुप्रसिद्ध साहित्य पत्रिकाओं का भी। अमेरिका में जब वो 7 वर्ष तक रहे, वहाँ भी अनेक विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, वहाँ का भी उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त महान व्यक्तित्व जैसे कि तिलक व गोखले, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, एम.एन. रॉय, इनके विचारों, उनकी धर्मपत्नी ब्रह्मावती का भी उनके जीवन पर प्रभाव रहा। जयप्रकाश नारायण की जो समाजवाद की धारणा है, समाजवाद की ओर मार्क्स के साहित्य के अध्ययन के माध्यम से ही वो आकृष्ट हुए थे और वे मार्क्सवाद को समाजवाद का एकमात्र प्रामाणिक स्वरूप स्वीकार करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि साम्यवाद सभी देशों की परिस्थिति में समाजवाद का एकमात्र व्यवहारिक स्वरूप नहीं हो सकता। उन्होंने प्रतिपादित किया कि किसी स्थान विशेष की परिस्थितियों, पृष्ठभूमि, समस्याओं, जनता के स्वभाव आदि को ध्यान में रखते हुए समाजवाद की विशेष व्याख्या की जानी चाहिए। जयप्रकाश के समाजवादी विचारों को विकास की दृष्टि से 3 खंडों में हमने देखा: मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद। ये सर्वोदय मार्क्सवादी समाजवाद में समाजवाद सामाजिक पुनर्निर्माण की संपूर्ण पद्धति के रूप में विकसित हुआ। आर्थिक शक्तियों की प्रधानता रही, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष में उनको विश्वास था। सामाजिक विकास की पद्धति के रूप में उन्होंने इस धारणा को औचित्य को स्वीकार किया और वो इस मत से सहमत थे कि भौतिक शक्तियाँ ही व्यक्ति की सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करती है। साथ ही में समाजवाद के मार्क्सवादी सिद्धांतों की भारत के लिए भी प्रासंगिकता थी। उन्होंने स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया कि समाजवाद भारतीय परंपरा के विपरीत नहीं है। इस बात का दृढ़ता से खंडन किया कि व्यक्तिवाद भारतीय संस्कृति का प्रमुख तत्व रहा है। उन्होंने व्यक्तिवाद हमारी संस्कृति का प्रमुख प्रेरक तत्व केवल इस अर्थ में रहा है कि इसका आदर्श व्यक्ति की पूर्णता है। निजी संपत्ति का उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति का कोई भी नैतिक, वैज्ञानिक व व्यावहारिक आधार नहीं है। संपत्ति की व्याख्या में मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का भी उन्होंने उपयोग किया और समाजवाद की स्थापना के लिए जनसमर्थन व सत्ता पर नियंत्रण को आवश्यक माना। साथ ही में लोकतांत्रिक समाजवाद में मार्क्सवाद के प्रति मताग्रह का विरोध तथा समाजवाद की भारतीय परिस्थिति के अनुरूप व्याख्या पर उन्होंने बल दिया। लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में रूपांतरण के प्रारंभिक दौर में जयप्रकाश ने मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांतों को असंगत नहीं बताया, बल्कि परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा स्थान विशेष की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप ढालने पर बल दिया। लोकतंत्र समाजवाद की पारस्परिकता में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को ही वस्तुतः लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि समाजवाद का वास्तविक अर्थ है सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता।
उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें स्वतंत्र व्यक्ति समाज के हितों के प्रति समर्पित और संवेदनशील होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और स्वतंत्र व्यक्ति जीवन निर्वाह के साधन और संवेदनशील होंगे। समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक साधनों की अनुपयुक्तता पर भी उन्होंने बल दिया कि रक्तपातपूर्ण क्रांति ही एकमात्र उचित और व्यवहारिक उपाय नहीं है। विभिन्न स्थानों पर समाजवाद की स्थापना के लिए विशिष्ट पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। समाजवाद के मूलभूत पक्षों पर बल दिया और साथ में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद केवल पूंजीवाद का विरोध नहीं है, अपितु वह राज्यवाद है और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, अन्याय, उत्पीड़न और अशिक्षा से पूर्णतः मुक्ति पर भी आधारित है, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र और समान हो और ऐसे मूलभूत मानवीय एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो जिनका किसी सिद्धांत, दलीय नीति अथवा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के नाम पर बलिदान नहीं किया जा सके। समाजवादी व्यवस्था में मानवीय गरिमा पर भी उन्होंने बल दिया और उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी के लिए भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों में जनता के नियंत्रण के नाम पर नौकरशाही के वर्चस्व के खतरे के प्रति सचेत रहना चाहिए। गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। वास्तविक समाजवाद के लिए जनता की स्वाभाविक भागीदारी की आवश्यकता को उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर पक्का विश्वास है कि दुनिया में कभी भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की स्थापना करनी होगी तो समाजवाद को अंततः सर्वोदय में विलीन होना ही होगा। समाजवाद के निर्माण के लिए मूलतः प्रेम, अहिंसा और करुणा की अक्षुण्ण शक्ति पर परिवर्तन, नई व्यवस्था के निर्माण के लिए मूलतः प्रेम, अहिंसा और करुणा की अक्षुण्ण शक्ति पर बल दिया। समाजवाद के नैतिक पक्ष पर भी उनका प्रभाव था और गांधीवाद आग्रह के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका सर्वोदय समाजवाद वस्तुतः गांधीवादी आग्रह के माध्यम से समाजवादी सिद्धांतों की स्थापना का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि गांधी के आर्थिक विचारों को प्रतिक्रियावादी या निहित स्वार्थों का पोषक बताने वाले वस्तुतः गांधीवाद के मर्म को समझ पाने में असफल रहे हैं। जयप्रकाश ने स्पष्ट किया कि समाजवाद व गांधीवाद का समन्वय वास्तविक समाजवाद को मूर्त रूप प्रदान कर सकता है। सर्वोदय समाजवाद की सामाजिक संरचना को भी उन्होंने स्पष्टतः बताया कि वह अहिंसक, शोषण मुक्त, सहकारी समाज का आदर्श प्रस्तुत करेगा। जयप्रकाश का मानववाद। मानव स्वभाव की उन्होंने संतुलित व्याख्या की। उन्होंने माना कि हॉब्स में मैकियावेली की भांति मनुष्य की अनिवार्य दुष्टता के विचार का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनकी मूलतः धारणा थी कि वो केवल अच्छा व बुरा नहीं है मानव, अपितु स्वभाव प्रकृतिगत पदार्थों और सामाजिक कारकों से मिलकर ही निर्धारित होता है। मानव की केंद्रीय सत्ता, मनुष्य की सर्वोपरिता को स्वीकार करने का आग्रह ही किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सार्थकता का मानदंड हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्क्सवाद से प्रारंभ से ही प्रेरित होने के पश्चात भी क्रांति की हिंसक पद्धति में से उसका विश्वास इस कारण ही उठ गया कि केवल सत्ता के लिए मनुष्य के द्वारा मनुष्य का वध किसी भी प्रकार उचित नहीं है। मानव समुदाय में अनिवार्य तारतम्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया और ऐसे दृष्टिकोण के विकास की आवश्यकता प्रतिपादित की जिसमें मनुष्य शेष मानव समुदाय के साथ एक अनिवार्य एकता और मनुष्य की अनिवार्य पारस्परिकता को हृदयगम्य कर सके। मानव के दृष्टिकोण में नैतिक आध्यात्मिक मुद्दों की सार्थकता का भी वो समर्थन करते थे। समग्र क्रांति की धारणा। अगर इस तरह देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण ने मानववाद की अवधारणा को देखा, मानव के प्रति अपने विचार जो थे वो बताया। उसके अतिरिक्त समग्र क्रांति की अवधारणा भी उनकी प्रमुख रूप से महत्व रखती है, जिसको कि संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। और इस संपूर्ण क्रांति में व्यक्ति और समाज दोनों में सर्वांगीण परिवर्तन लाने की सामर्थ्य भी निहित होगी। उसमें नैतिक और आध्यात्मिक आयामों को इसमें समाहित किया था और कहा था कि समग्र क्रांति मानव जीवन के साथी विषय में एक ऐसे दृष्टिकोण का पोषण करती है जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के महत्व और उसकी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करना सुनिश्चित है। समग्र क्रांति के सामाजिक संदर्भ में हम देखें तो कैसे न्यायिक समाज की रचना के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जैसे छुआछूत का उन्मूलन हो, बुरे रिवाजों, बुरी प्रथाओं को तिलांजलि दे दी जाए तथा जातिवाद को पूर्णतः नकार दिया जाए। संपूर्ण क्रांति का जो शैक्षणिक संदर्भ है, उन्होंने विद्यमान शिक्षा प्रणाली को सड़ी गली निकम्मी प्रणाली कहा और कहा
कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनों की आवश्यकता सभी ने महसूस की, किंतु दिशा में वास्तविक प्रयास नहीं किए। अतः ऐसी पद्धति को उन्होंने उपयोगी माना जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र विवेक और किसी भी प्रश्न पर बुद्धिपूर्वक निर्णय करने की क्षमता विकसित हो। संपूर्ण क्रांति के आर्थिक संदर्भ में लघु और कुटीर उद्योगों को संतुलित रूप से विकसित किए जाने की अपेक्षा की। उन्होंने बड़े उद्योगों को देश की रक्षागत आवश्यकता और आर्थिक व्यवस्था के मूलभूत ढांचे का निर्माण तथा परिसीमित किए जाने की आवश्यकता बताई। इस बात पर बल दिया कि औद्योगिक विकास का प्रभाव मध्यम गति के उद्योगों, लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों को खड़ा करने में है। साथ ही में समग्र क्रांति का सांस्कृतिक संदर्भ भी उन्होंने प्रस्तुत किया और उसकी प्रक्रिया और रणनीति के बारे में भी बात की। संपूर्ण क्रांति की विराट लक्ष्य प्राप्ति, विकृतियों के विरुद्ध संघर्ष और नवीन सृजन के लिए संकल्प हेतु जागृत लोक शक्ति की अहिंसक प्रतिबद्धता के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण एक कर्मयोगी, अडिग सत्यान्वेषी व निष्क्रिय विचारक नहीं थे। वस्तुतः विचार यात्रा का मार्ग उनकी राजनीतिक कर्मठता और मानववादी संवेदना की पारस्परिक अंतःक्रिया के माध्यम से निर्धारित हुआ। जयप्रकाश के विचारों में स्वतंत्रता, मताग्रह, मुक्ति का विलक्षण संयोग था। जीवन पथ किसी बाहरी व्यक्ति को स्थिरता इनोवेशन का एक टेढ़ा मेढ़ा वक्र रेखा जैसा प्रतीत होगा, लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे उसमें विकास की अटूट श्रृंखला दिखाई देती है। ऐसा स्वयं जयप्रकाश ने अपने शब्दों में कहा था। धन्यवाद।